नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सेना को आतंकी ऑपरेशन में लगा बड़ा झटका। खैबर पख्तूनख्वा में 8 सैनिक मारे गए, 9 आतंकियों को किया ढेर। खबर में आगे जिक्र होगा कि ट्रंप की नई कैबिनेट ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। अमेरिका की इस स्पेशल लिस्ट में नहीं पड़ोसी मुल्क का नाम। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी और मेलोनी की बैठक में 5 साल का रोड मैप तैयार, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्टर डोज। आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी की कूटनीति लाई रंग, आपसी सहमति के सभी मुद्दे लागू करने को राजी हुआ चीन। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि भारतीय चाणक्य जयशंकर से मिले चीनी विदेश मंत्री। एलएसी समझौते के बाद पहली मुलाकात, भारत से कर डाली 4 मांगे। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी सेना को आतंकी ऑपरेशन में लगा बड़ा झटका। खैबर पख्तूनख्वा में 8 सैनिक मारे गए, 9 आतंकियों को किया ढेर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान खूनी संघर्ष में कम से कम 9 आतंकी और 8 सुरक्षाकर्मी मारे गए। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन खैबर जिले की तिराह मैदान घाटी में एक हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ चलाया गया था। खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन में लश्कर ए इस्लाम आतंकी संगठन के 2 महत्वपूर्ण कमांडर मारे गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप की नई कैबिनेट ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। अमेरिका की स्पेशल लिस्ट में कहीं नहीं है पड़ोसी मुल्क का नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट के कई सहयोगियों का चुनाव कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान आगामी ट्रंप कैबिनेट के नामों की घोषणा से खासा परेशान है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप की कैबिनेट में अधिकतर नेता वही हैं जो पाकिस्तान के प्रति अच्छे विचार नहीं रखते। पाकिस्तानी नीति निर्माता ट्रंप की पसंद पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, जो अमेरिकी प्रशासन की भावी विदेश नीति का संकेत है। बता दें कि जिन नामों का ऐलान हुआ है उससे ये स्पष्ट संदेश जाता है कि ट्रंप सरकार के लिए भारत प्राथमिकता सूची में काफ़ी ऊपर है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। इस्लामाबाद खुद को मुश्किल स्थिति में पाता है, क्योंकि ट्रंप ने विदेश मंत्री, रक्षा सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जासूसी एजेंसी CIA प्रमुख के लिए जो उम्मीदवार चुने हैं वो सभी पाकिस्तान के प्रति बहुत आलोचनात्मक विचार रखते हैं। भारत के प्रति उनका रवैया काफी सकारात्मक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी और मेलोनी की बैठक में 5 साल का रोड मैप तैयार, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्टर डोज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंचे। यहां पीएम मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच व्यापक वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और इटली के बीच अगले 5 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई। इस योजना में मुख्य रूप से रक्षा, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी समेत कई विशिष्ट पहलों की रूपरेखा तैयार की गई। भारत इटली कार्य योजना 2025 से 29 में आर्थिक सहयोग, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष योजनाएं, रक्षा, सुरक्षा, प्रवास, कनेक्टिविटी और गतिशीलता शामिल है। विदेश मंत्रालय के अनुसार सोमवार देर रात G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई वार्ता में मोदी और मेलोनी ने लोकतंत्र, कानून के शासन और सतत विकास के साझा मूल्यों को बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय और वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की कूटनीति लाई रंग, आपसी सहमति के सभी मुद्दे लागू करने को राजी हुआ चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने सोमवार को कहा कि वो रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम मुद्दों पर बनी आम सहमति को लागू करने के लिए तैयार किया है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और शी के बीच मुलाकात की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजान में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बनी आम सहमति को लागू करने, संवाद और सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। जियान ने कहा कि उन्हें नेताओं और अधिकारियों के बीच बैठक के कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय चाणक्य जयशंकर से मिले चीनी विदेश मंत्री। LAC समझौते के बाद पहली मुलाकात, भारत से कर डाली 4 मांग। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। अक्टूबर में भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद में सेनाओं के पीछे हटने को लेकर समझौता होने के बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक है। जयशंकर और वांग यी ये मुलाकात मंगलवार को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई है। दोनों नेता G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील में हैं। G20 शिखर सम्मेलन से इतर दोनों मिले हैं। बैठक के दौरान डायरेक्ट फ्लाइट समेत चीन की ओर से भारत से 3 मांग की गई है। चीन और भारत के नेताओं ने बैठक के दौरान दूसरे वैश्विक मुद्दों के अलावा सीमा पर सैनिकों की वापसी की प्रगति पर चर्चा की है। बैठक पर टिप्पणी करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर योजना के अनुसार सीमा समझौते का जमीनी कार्यान्वयन चल रहा है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। माल्या और नीरव पर कसेगा शिकंजा। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम से मुलाकात में उठाया भगोड़ों का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर ब्रिटेन जल्द एक्शन ले सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पीएम मोदी ने यह मुद्दा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के सामने उठाया है। G20 शिखर सम्मेलन में ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने माइग्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया तेज करने की जरूरत पर सहमति जताई। बता दें कि पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टारमर के बीच ये पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी ने उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई भी दी, तो वहीं स्टारमर ने पीएम को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। दोस्तों, दोनों प्रधानमंत्रियों ने अर्थव्यवस्था, व्यापार, नई और उभरती टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन, ग्रीन इकोनॉमी को लेकर बातचीत की। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच भारत ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को लेकर भी बात हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां भेजी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और सुरक्षा बलों और राज्य की एजेंसियों से शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए। शाह ने राज्य में सुरक्षा के लिए केंद्रीय पुलिस बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजी हैं। केंद्र में सुरक्षा तंत्र से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने रविवार के बाद सोमवार को भी यही लंबी बैठक में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय पुलिस बलों तथा राज्य पुलिस से राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने और शांति बहाली के कदम उठाने को कहा। इस बीच केंद्र सरकार मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती भी बढ़ रही है और वहां केंद्रीय पुलिस बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं। इससे पहले भी केंद्र ने वहां 20 कंपनियां तैनात की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका से तनाव के बीच जल्द भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन। रूस बोला हम तारीख तय करने में जुटे। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत की यात्रा पर आएंगे। ये खुलासा क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने किया है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। हम तारीखों पर काम कर रहे हैं। बता दें कि साल के अंत तक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के भी भारत आने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति लाने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद ही कह चुके हैं कि हम इस मुद्दे पर भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में लागू होगी नेशनल इमरजेंसी। लाखों लोग निकाले जाएंगे देश से बाहर। ट्रंप ने कर दिया खुलेआम ऐलान। जी दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उनका प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा और देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर उन्हें निर्वासित करेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक शख्स की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी पुष्टि की है। एक्स पर एक शख्स ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि खबरें हैं कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सेना के जरिए घुसपैठियों को बड़ी संख्या में निकालने की तैयारी कर रहा है। इस घोषणा के बाद ट्रंप के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन ने चेतावनी दी कि जिन डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इस निर्वासन मुहिम में सहयोग करने से इनकार किया है उन्हें हमारी राह से हट जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन चाहे जो कर ले भारत के त्रिनेत्र से नहीं बच पाएगा। अंडमान से लक्षद्वीप तक GSAT-20 बनेगा पहरेदार। जी हाँ दोस्तों, भारत की एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 यानी GSAT-20 एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया गया है। सैटेलाइट ने अपनी तय जगह पर पहुंचकर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अब इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। इस मिशन की लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केप
कैनवरल से हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समुद्री गलियारों में तनाव, लाल सागर से गुजर रहे जहाजों पर 2 दिनों में 2 मिसाइल अटैक। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार एक वाणिज्यिक जहाज ने यमन के बंदरगाह शहर अदन से लगभग 60 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में अपने इलाके के नज़दीक जल क्षेत्र में मिसाइल अटैक की सूचना दी। ये जहाज से जुड़ी 2 दिनों में हुई ऐसी दूसरी घटना है। दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूएस के कदम से टेंशन में आया चीन, यूक्रेन जंग पर दोस्त को देने लगा युद्ध विराम की नसीहत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने संबंधी मीडिया रिपोर्टों के बाद चीन चिंतित हो उठा है। चीन ने अब अपने पड़ोसी मित्र देश रूस को शांति का रास्ता अख्तियार करने की सलाह दे डाली है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग में रूस में से शांति का आह्वान किया। लिन जियान ने नियमित ब्रीफिंग में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन के निर्णय के बारे में पूछे जाने पर कहा कि शीघ्र युद्ध विराम और राजनीतिक समाधान सभी पक्षों के हितों के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ऐसा मिसाइल अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया है यहाँ पर यूक्रेन को, जिसके बाद अब यहाँ पर दोस्त से युद्ध विराम की नसीहत देने लगा है चीन। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में लश्कर आतंकी और आतंकवादियों का सहयोगी हुआ गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जी दोस्तों, सुरक्षा बलों ने बड़ा काम करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और बारामूला जिले में 2 अलग अलग अभियानों में लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अवंतीपुर इलाके के त्राल में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। प्रवक्ता ने कहा कि विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन त्राल के पिंगलिश गांव इलाके के बागों से लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि उसकी पहचान लुरगाम त्राल निवासी इरशाद अहमद चौपान के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल, 18 राउंड और 2 मैगजीन सहित हथियार और गोला बारूद के साथ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 सेकंड में 3.08 किलोमीटर की रफ्तार, आधा चीन पूरा पाकिस्तान रेंज में समंदर में धाक, भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत आपको बता रहे हैं। दोस्तों भारत ने एक और बड़ा काम करके दिखाया है और ऐसी मिसाइल बना ली है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों सदमे में आ गए हैं। दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों और सेना के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि भारत ने शनिवार रात यानी 16 नवंबर 2024 की रात में नई एंटी शिप मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जा रहा है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार है। जी दोस्तों, पहले ये प्लान ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर थी, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से देरी की वजह से भारत ने अपनी ही तकनीक, हथियार और मिसाइल बना डाला। जी हाँ दोस्तों, जो काम रूस की मदद से होना था वो भारत ने अपने आप कर डाला और इसके बाद तो बधाई देनी बनती है। 1 घंटे में 11,113.2 किलोमीटर की स्पीड यानी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा ये चल रही है मिसाइल। इस नई मिसाइल की रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, यानी इतनी दूर तय करने में इस मिसाइल को करीब 8 मिनट लगेंगे। दिल्ली से इस्लामाबाद 690 किलोमीटर है, कराची 1100 किलोमीटर है और कोलकाता से ढाका 250 किलोमीटर है और चट्टगांव 370 किलोमीटर है। यानी 1-2 मिनट से 6 से 7 मिनट के अंदर इन देशों में तबाही पक्की है। पाकिस्तान सीमा पर रखकर ये मिसाइल दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। चीन से सटी सीमा पर रखकर अगर इसे दागा जाए तो 45% चीन इसकी रेंज में आ जाएगा। यानी हिमालय की तरफ से अगर इसे समंदर के किनारे रखकर दागा जाए तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में दुश्मन देशों के जहाज़ों को नष्ट किया जा सकता है। यानी इस एक मिसाइल से रूस और चीन के बाद भारत की धाक एशिया में बढ़ गई है। तो दोस्तों 6 से 7 मिनट के अंदर दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने वाली मिसाइल अब भारत के पास है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस खबर के लिए रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर से बड़ी खबर, मणिपुर को लेकर अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। जहां दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ
अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का आकलन किया। राज्य में चुनौतीपूर्ण स्थिति के कारण केंद्र सरकार मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अतिरिक्त 50 कंपनी तैनात करेगी, जिनमें कुल 5000 से अधिक कर्मी होंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया है। शनिवार को इम्फाल घाटी के जिले के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, क्योंकि भीड़ ने महिलाओं और बच्चों के शवों की बरामदगी को लेकर कई विधायकों के आवासों पर हमला किया और संपत्ति को नष्ट कर दिया। कल भी अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को पूर्वोत्तर राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा बलों को मणिपुर में व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राज्य में सुरक्षा स्थिति नाजुक बनी हुई है। और इसमें आगे कहा गया है कि संघर्ष में दोनों समुदायों के सशस्त्र उपद्रवी हिंसा में लिप्त रहे हैं, जिससे लोगों की जान चली गई और सार्वजनिक स्वास्थ्य बाधित हुई है। दोस्तों, मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा कि भाजपा विधायकों के शाम 6 बजे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आवास पर मणिपुर की स्थिति पर समीक्षा बैठक करने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश, अब सिर्फ ऑनलाइन क्लास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रदूषण के बेकाबू स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। सर्वोच्च अदालत ने एनसीआर की सरकारों से इस पर तुरंत फैसला लेने को कहा है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराने के आदेश दिए गए हैं। इन 2 क्लासेस को छोड़कर राजधानी में बाकी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली एनसीआर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि कई इलाकों में AQI लेवल 1000 के पार पहुंच गया है। इसे देखते हुए राजधानी में GRAP 4 लागू करने का आदेश दिया गया था और अब 10वीं और 12वीं के स्कूली बच्चों की कक्षाएं भी ऑनलाइन कराने का आदेश आ गया है। हालांकि इस GRAP 4 के कार्यान्वयन से जुड़ी एक मीटिंग रद्द भी हुई है। इसे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आयोजित किया था, लेकिन विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों के न आने के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई थी। हालांकि मंत्री राय ने उन अधिकारियों को फिर से शामिल होने का आदेश भेजा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 65 साल पुराने कानूनों को बदलने की तैयारी में मोदी सरकार। लाभ का पद मामले में सांसदों की अयोग्यता को लेकर बनेंगे नए नियम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार 65 साल पुराने उस कानून को निरस्त करने की योजना बना रही है जो लाभ के पद पर होने के कारण सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार प्रदान करता है। सरकार एक नया कानून लाने की योजना बना रही है जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप है। केंद्रीय विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने 16वीं लोकसभा में कलराज मिश्र की अध्यक्षता वाली लाभ के पदों पर संयुक्त समिति की तरफ से की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार संसद विधेयक 2014 का मसौदा पेश किया है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य मौजूदा संसद अधिनियम 1959 की धारा 3 को युक्ति संगत बनाना और अनुसूची में दिए गए पदों की नकारात्मक सूची को हटाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संवैधानिक जागरूकता पर जोर। संविधान दिवस पर बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव के दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया है और सुझाव दिया है कि ये प्रणाली भारत की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमें इस देश को आगे ले जाना है तो 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए और फिर 5 साल तक काम करते रहना चाहिए। मेरा मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट जो अध्यक्षता में तैयार की गई थी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट संसद भवन में लाई जाएगी। हमने कहा कि एक देश एक चुनाव जरूरी है क्योंकि हम एक देश हैं, हमें एक साथ वोट करना चाहिए और पूरे देश में एक ही मुद्दा चलना चाहिए, वो है देश। रिजिजू ने कहा कि 25 नवंबर को संसद की बैठक होने वाली है, कई बिल आने वाले हैं और मेरा मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे भी आने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग संविधान तो रखते हैं लेकिन संविधान की मूल बातें और महत्व नहीं समझते। मैं चाहता हूं कि हर भारतीय को संविधान के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम संविधान सदन में संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं, हम पुस्तिकाएं छाप रहे हैं जिन्हें आपके साथ साझा किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी G20 समिट के लिए ब्राज़ील पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी ब्राज़ील में मौजूद। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राज़ील पहुंचे हैं। 19वीं G20 समिट का आयोजन 18 और 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में होने जा रहा है। यह पीएम मोदी की 3 देश की 5 दिवसीय यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पीएम मोदी ने ब्राज़ील पहुंचने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बताया कि वो G20 समिट में कई वैश्विक नेताओं से मिलने को लेकर आश्वस्त हैं।
पीएम मोदी के ब्राज़ील पहुंचने पर वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार और भारतीय शास्त्रीय संगीत के बीच उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी का ये ब्राज़ील दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि पिछले साल भारत ने G20 समिट की मेजबानी की थी। पीएम मोदी के ब्राज़ील पहुंचने पर विदेश मंत्रालय ने पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के लिए रियो डी जेनेरियो पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के आगे झुका पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी टूर का नया शेड्यूल जारी। पीओके का अब एक भी शहर इसमें शामिल नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के कड़े विरोध पर तुरंत अमल करते हुए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के प्रदर्शनी दौरे के लिए नए शेड्यूल को जारी किया है। इस नए शेड्यूल में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के किसी भी शहर का शामिल नहीं किया गया है। ट्रॉफी अब खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के एबटाबाद के अलावा कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्रदर्शित की जाएगी। ट्रॉफी सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद वो देश के अन्य शहरों तक्षशिला और खानपुर, एबटाबाद, मुरी और नाथिया गली की